हेलो, नमस्कार। मैं आज आपको भूगोल का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है वो होता है भारत की नदियां। और इन भारत की नदियों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जितनी भी नदियां हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं नदियों को लेकर के उन सब की चर्चा करने वाला हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं देखूंगा कि नदियों का योगदान क्या रहता है। यानी अगर देखेंगे आप क्यों महत्वपूर्ण नदियां होती हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इनका योगदान क्या है। तो पहली बात यहाँ पे याद रखेंगे आप कि सिंचाई व्यवस्था को लेकर के, सिंचाई व्यवस्था इनसे होती है। जैसे आप देखेंगे इसमें कि नहरें निकाली जाती हैं, इस पे बांध बनाए जाते हैं, और बांध बनाने के बाद में इस पर बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो पूरे भारत की नदियां हैं, आपने देखा कि कितने भागों में बांटा गया। तो मैं आपको बता दूं, भारत के अकॉर्डिंग, भारत की स्थिति के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया। नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, इस तरह से एक पार्ट ये बना दिया हमने, इसको बोला उत्तर भारत, इसे बोला गया है उत्तर भारत। और इस वाले पार्ट को बोला गया है दक्षिण भारत, इस वाले को बोला गया है दक्षिण भारत। जब हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाले पार्ट में हिमालय वाला हिस्सा आता है, और हिमालय जो भी नदियां निकलती हैं, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनका बांटा गया, उनको कहा गया उत्तर भारत की नदियां। ठीक है। और जो नदियां दक्षिण भारत में बहती हैं, है ना, जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पूर्वी घाट से निकलती हैं, और सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतों से आकर निकलती हैं, इनको बोला गया दक्षिण भारत की नदियां। अब दक्षिण भारत ने भी देखा, इसके दो भाग हैं। इसके पश्चिम साइड में होता है अरब सागर, अरब सागर होता है, और पूर्व भाग में होती बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसमें देखेंगे कि ऐसी नदियां, ये दक्षिण की जो नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, इनको दो भाग में बांटा गया। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और एक वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कौन ऐसी नदियां जो उत्तर भारत में बहती हैं। ठीक है, उनकी मैं बात करूंगा, उनको मैं बना दूं एक संरचना। तो उससे क्या है कि पूरे भारत की नदियां एक नजर में आपकी हो जाएंगी, जो महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती हैं। तो बात कर लेंगे भारत की नदियों का वर्गीकरण यहाँ पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, और एक है दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। इसमें आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं, इनको मैं कहूंगा, इनको तीन अपवाह क्षेत्रों में बांटा गया, अपवाह क्षेत्रों में बांटा गया। अब बात ये आती, अपवाह क्षेत्र क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, अपवाह क्षेत्र, अगर कोई मुख्य नदी इस तरह से बह रही है, और इस मुख्य नदी के साथ में जो अन्य सहायक नदियां होती हैं, अन्य सहायक नदियां दोनों तरफ से मिलती हैं आकर के मुख्य नदी में, तो आपने देखा कि ये तो मुख्य नदी हो गई, ये वाली हो गई मुख्य नदी, ये हो गई है मुख्य नदी, और ये वाली जो नदियां हैं, ये वाली, ये हो गई सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो कुल मिलाकर के मुख्य नदी के साथ में जो भी सहायक नदियां जहां जहां से पानी लाती हैं, और जो क्षेत्र कवर करती हैं, जिस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं अपवाह क्षेत्र, है ना, इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं अपवाह क्षेत्र। जब हम इसमें देखेंगे, उत्तर भारत में तीन अपवाह क्षेत्र हैं। बोले कौन कौन से क्षेत्र हैं तीन। तो एक आता है इसमें गंगा नदी क्षेत्र, नंबर एक आता है गंगा नदी अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, और दूसरा आता है सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र, सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र, और इसके बाद में एक आता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र। उत्तर भारत की नदियों में इन तीन नदियों को शामिल किया गया है, गंगा नदी क्षेत्र, सिंधु नदी क्षेत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। ठीक है, इन तीन नदियों के माध्यम से इनकी तमाम सहायक नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब की बात मैं करता जाऊंगा। वैसे तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 4000 नदियां होती हैं,
लगभग 4000 नदियां होती हैं। तो 4000 तो नहीं पढ़नी होती, कुछ प्रमुख होती हैं जो पेपर में पूछी जाती है, उनकी चर्चा में करूंगा। फिर आता है दक्षिण भारत की नदियां। इनको मैंने कहा कि दो भाग में बांटा गया। एक बांटा गया वो जो अरब सागर में गिरती है, एक अरब सागर में गिरने वाली, और दूसरी होती बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब आती बात अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में कौन कौन नदियां हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें आती लूनी नदी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगा वैली। फिर आता है, यहां पे मैं यहां लिख दूं इसको, भरतपुझा और पेरियार, भरतपुझा और पेरियार। ये नदियां आती हैं अरब सागर में गिरती है, बहुत प्रमुख नदियां होती तो और भी ज्यादा है, लेकिन ये कुछ प्रमुख नदियां होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं आकर के, दक्षिण भारत की नदियां। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं। इसमें होती है एक हुगली, हुगली जो गंगा की, यह भारत की एकमात्र विश्वासघाती नदी होती है, ये गंगा से अलग हो जाती है ना, गंगा की वितरिका इसको कहा जाता है हुगली। हुगली के बाद आप पढ़ेंगे दामोदर, दामोदर नदी। फिर पढ़ेंगे आप स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, बैतरणी पढ़ेंगे हम, ब्राह्मणी पढ़ेंगे, बैतरणी ब्राह्मणी। इसके बाद में पढ़ेंगे महानदी, फिर पढ़ूंगा मैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसी के बाद में बैगाई और ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी। ये कुछ नदियां हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहने वाली। उत्तर भारत में 3 नदियां हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावली, भरतपुझा और पेरियार। बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, बेगाई और ताम्रपर्णी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब इन्हीं नदियों को मैं एक एक करके पढ़ लूंगा सारा, देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा गंगा नदी की, ठीक है। आई होप कि आप इसको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आप नोट्स बनाएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में, तो मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा इसका। जितनी नदियां हैं पूरी नदियों को बना दूंगा एक बार में वीडियो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा गंगा नदी के बारे में। तो आप देखेंगे सबसे पहले गंगा नदी की विशेषता क्या है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है, और इसकी सफाई के लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो आप बात करें सबसे पहले गंगा नदी की। गंगा नदी की अगर बात करें तो यहां से प्रश्न पूछा जाता सबसे पहले कि इसकी लंबाई क्या है, लंबाई क्या है। तो लंबाई आपको याद रखने हैं 2525 किलोमीटर होती है, 2525 किलोमीटर लंबाई होती है। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, ये राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को बोला था राष्ट्रीय नदी। बोलो प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय नदी कब से बनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय नदी कब से बनाया गया, तो यहां पे लिखना आप 4 नवंबर 2008 से ये भारत की राष्ट्रीय नदी बनाया गया था इसको, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश की नदी होगी, है ना, जिसको हर किसी संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी इसको कह सकते संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब से हुई, 4 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय नदी बनाया गया। फिर दूसरी बात आती है, इस नदी को उत्तर भारत में, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, कि रीढ़ कहा जाता है। दूसरी बात आती, दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, यहां से आएगा उत्तर भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, कि जीवन रेखा कहा जाता है, कहा जाता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है गंगा नदी को लेकर के। लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर होती है। राष्ट्रीय नदी है ना। कब से है राष्ट्रीय नदी, कब से है? तो बोलेंगे आप 4 नवंबर 2008 से। फिर आता उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है इसको। फिर पूछते हैं उत्तर भारत की जहां जीवन रेखा इसको कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है। ऋग्वैदिक नाम, तो ऋग्वेद में इसको जाह्नवी नाम से जानते हैं। जाह्नवी नाम से जानते हैं इसको। ऋग्वेद में इसका नाम क्या रखा गया? जाह्नवी। और ऋग्वेद में उल्लेख इसकी अगर मैं बात करूं, उल्लेख केवल एक बार, केवल एक बार उल्लेख मिलता है पूरे ऋग्वेद में। भारत का सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद, 4 वेदों में। तो ये हो गया। फिर बात आती है कि इसका प्रवाह, प्रवाह प्रवाह मतलब होता है कि कहां कहां बहती है। तो प्रवाह जो क्षेत्र होता है इसका, वो होता है 5 राज्यों में। प्रवाह क्षेत्र 5 राज्यों में होता है। अगर आपसे पूछ लें कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड, और तीसरा जो हो जाएगा आपका बिहार। उत्तराखंड के बाद में ये हो गया उल्टा, पहले नंबर पे आएगा आपका उत्तराखंड, फिर आएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्रम से लिख रहा हूं मैं इसलिए। उत्तर प्रदेश, फिर आएगा इसके बाद में बिहार, फिर आएगा चौथे नंबर पे झारखंड, झारखंड, फिर इसके बाद में आता है 5वें नंबर पे पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। पश्चिम बंगाल हो गया, इन 5 राज्यों में गंगा नदी का प्रवाह होता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम होता है। मतलब जहां से कोई नदी निकलती है, या जिस पहाड़ से निकलती है, जिस पर्वत से निकलती है, या जिस राज्य से आती है, तो उसको बोलते हैं उसका उद्गम स्थल। तो गंगा नदी का ये होता है उद्गम स्थल। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो गंगा नदी सर्वाधिक सर्वाधिक बहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहती है। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो सबसे कम बहती है, सबसे कम बहती है ये झारखंड में। और जब पश्चिम बंगाल में आती है तो यहां क्या होता है, गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। 2 धाराओं में बट जाती है, 2 धाराओं में बढ़ जाती। एक धारा का नाम हो जाता है भागीरथी, एक का नाम हो जाता है हुगली। एक का नाम होता है हुगली और एक का नाम हो जाता है भागीरथी। भागीरथी, ये इसके नाम हो जाते हैं, है ना। तो ये कुछ विशेष बातें गंगा नदी की रही। फिर एक प्रश्न और बनता है गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र का, प्रवाह और अपवाह। प्रवाह तो 5 राज्यों में है, अगर अपवाह क्षेत्र पूछा जाए, अपवाह क्षेत्र, तो इसका अपवाह क्षेत्र होता है 11 राज्यों में। मतलब गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो किन किन राज्यों से आती है, कहां कहां से इसमें पानी आता है, मैं उसकी बात करूंगा। तो अपवाह क्षेत्र का होता है 11 राज्यों में, ठीक है। इसी के साथ ये तो हो गया इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती गंगा नदी की। फिर मैं बात करूंगा गंगा नदी का कि निर्माण कैसे होता है। तो इसको देख लेंगे एक बार। लंबाई इसकी थी 2525 किलोमीटर। इसको राष्ट्रीय नदी का बनाया गया 4 नवंबर 2008 से। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है इसको। उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। और ऋग्वैदिक नाम क्या होता है इसका? जाह्नवी होता है। उल्लेख कहां मिलता है? उल्लेख इसका मिलता है केवल ऋग्वेद में, केवल एक बार होता है जाह्नवी नाम से। प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल। और बिहार में अगर मैं बात करूं, एक यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन नेशनल पार्क। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन नेशनल पार्क इसको इसलिए बनाया गया कि जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन को संरक्षण प्राप्त हो सके, ठीक है, उसकी संरक्षण के लिए डॉल्फिन दिवस बनाया था 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता। झारखंड में सबसे कम बहती है और पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी में। अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों में होता? 11 राज्यों में। अब मैं बात कर लूं गंगा नदी के फिगर के बारे में, चित्र के बारे में, कहां से निकलती, कैसे बनती है।
तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट अगर मैं करूं तो देखेंगे आप, कुल मिलाकर के आपको याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहां से इसका चित्र बनाना स्टार्ट करूंगा। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। और सतोपत ग्लेशियर से यहां से दो नदियां निकलती हैं, यहां से दो नदियां निकलती हैं। एक का नाम होता है धौली गंगा, एक का नाम होता है यहाँ पे विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और एक का नाम होता है धौली गंगा, धौली गंगा। विष्णु गंगा हो गया और धौली गंगा हो गया। जो सतोपत ग्लेशियर है ये होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में होता है। और ये सारी प्रोसेस जो यहाँ मैं पढ़ूंगा, जितनी चर्चा मैं करूंगा, सारी होगी उत्तराखंड में। विष्णु गंगा कहाँ बहती है, बोले उत्तराखंड में बहती है। धौली गंगा कहाँ बहती है, उत्तराखंड में। कहाँ से निकलती है, दोनों सतोपत ग्लेशियर से। अब ये दोनों नदियां आकर के एक धारा बना लेती हैं, दोनों एक नदी बना देती हैं, जिसका नाम रखा जाता है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है। फिर पूछा जाता है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा ये कहाँ मिलती हैं आकर के। इसका नाम याद रखना, इसका होता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती हैं आकर के। फिर जैसे ही आगे चली अलकनंदा, इसके साथ यहाँ पे एक नदी और आके मिल जाती है आकर के, इसका नाम होता है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और ये नंदाकिनी जो है ये आकर के मिलती है अलकनंदा में, ये अलकनंदा में आके मिलती। इसे हम यहाँ पे जो स्थान होता है इसका, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, इसका नाम होता है नंद प्रयाग। ठीक है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा ये कहाँ मिली आके, विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। फिर एक नदी और आगे यहाँ मिलती है आकर के इस स्थान पे, जिसका नाम होता है पिंडार नदी, पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जाके मिलती है आकर के, यहां मिलती है आकर के कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। फिर यह नदी, इसका नाम रहता है अलकनंदा ही, अलकनंदा। फिर इधर से एक नदी आती है, इसका नाम होता है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, है ना, मंदाकिनी। ये आता चौराबाड़ी ग्लेशियर से, चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर से आती है मंदाकिनी नदी। ठीक है। यहां से इसका उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी जब आती है आगे, तो यहां पे होता है एक मंदिर जिसे बोलते हैं केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी पर होता है, जिसकी ऊंचाई 3584 मीटर होती है, 3584 मीटर, 3584 मीटर। चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकल के आती है और इस पर केदारनाथ मंदिर होता है, 3584 मीटर की ऊंचाई होती है। अब जो मंदाकिनी आती है ये मिलती है आकर के रुद्रप्रयाग में, जो संगम है इसका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आके मिलती है आकर के। अब ये नदी जो यहाँ पे आई थी, मैंने कहा यहां से लेकर के यहां तक की जो मुख्य नदी है, इसका नाम होता है अलकनंदा। क्या नाम होता है इसका, अलकनंदा नदी होती है। अलकनंदा यहां तक आती है उत्तराखंड में ही। फिर इधर से नदी और आती है जिसका नाम होता है भागीरथी, जिसका नाम होता है भागीरथी। और जो भागीरथी नदी है, भागीरथी की बात करें, ये जो इसका उद्गम होता है ये होता है गंगोत्री से। उत्तराखंड में एक पर्वत है गंगोत्री, यहां से निकल के आता है, या इसको गौमुख भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, गौमुख हिमानी से यहां से निकल के आती है भागीरथी। और भागीरथी जब निकल के आती है तो यहाँ पे जब मिलती है आकर के जिस स्थान पे, उसका नाम होता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। अब यहां पर देखा आपने कि दो नदियां मिली आकर के, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। अब जब ये दो नदियां मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पे, गंगा नदी, गंगा नदी। तो पूछा जाता है कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता, तो अलकनंदा और भागीरथी से, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी। कहाँ इसका नाम पड़ता है, देवप्रयाग में। एक बात और जान लें यहाँ पे आप, जब यहाँ आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे नदी आती है जिसका नाम होता है भीलंगाना नदी, भीलंगाना नदी, भीलंगाना नदी। ये नदी आती है और जब ये आकर भागीरथी मिलती है
तो यहाँ पे एक बांध बनता है जिसका नाम होता है टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध होता है टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध होता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध होता है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो बोले 260.5 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध होता है टिहरी बांध और ये उत्तराखंड में होता है भागीरथी नदी पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं भेलंगाना की, ये कहां से निकलती है? तो ग्लेशियर खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर यहां से निकल के आती है भेलंगाना नदी, है ना, ये आकर मिलती है आकर के। तो इस प्रकार से मैंने देखा गंगा नदी संगम कौन कौन से हैं। एक होता है विश्व प्रयाग, है ना। तो मैं एक बार रिवाइज कर लूं, सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर से दो नदी निकलती हैं, एक का नाम होता है धौली गंगा, एक का नाम होता है विष्णु गंगा। ये दोनों आकर के मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में। तब इसका नाम हो जाता है एक, जिसको बोलते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा जैसे आगे निकलती है तो एक नदी आ जाती है नंदाकिनी, ये नंदप्रयाग मिलती है आकर के। फिर इसी में थोड़े आगे और बढ़ते हैं तो एक आ जाती है पिंडार नदी। पिंडार नदी आकर कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। फिर आती मंदाकिनी, ये मिलती है आकर रुद्रप्रयाग में। और जो भागीरथी आती है ये मिलती है देवप्रयाग में। ठीक, तो इसके संगम स्थल याद रखना, विश्व प्रयाग में दो नदियां धौली गंगा और विष्णु गंगा, नंद प्रयाग में दो नदियां नंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में दो नदी है अलकनंदा के साथ में कौन? पिंडार नदी। बोले फिर मंदाकिनी के साथ में कौन आता है यहाँ पर? अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा के साथ में याद आती भागीरथी, कहाँ पे? देवप्रयाग में। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? गंगा नदी। तो पहुंचा था गंगा नदी कहाँ पड़ता है नाम इसका? देवप्रयाग में। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कितनी ऊंचाई इसकी? 260.5 मीटर। ठीक है, वैसे 1973 में यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित होता है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने चलाया था 1973 में, पेड़ों को बचाने के लिए, कटने से बचाने के लिए चलाया गया 1973 में, यहीं टिहरी में। तो कुल मिलाकर के गंगा नदी की मैंने इतनी बात कर ली, और इसके आगे की प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, है ना। जब तक के लिए आप इंतजार रखेंगे, और बाकी इसका अगला जो वीडियो होगा मैं अगले वीडियो में जो भी जानकारी होगी वो सारी बता दूंगा और लिखवा भी दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।